न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर 2 में हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था। वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हमारे पास मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। यानी मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जब मास चेंज होगा तो उस केस में हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, और जब मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होगी तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसी पर हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू हमारे पास हो गया d अपॉन डी टी, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे P, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी हुआ, मास इंटू वेलोसिटी हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ पे d अपॉन डी टी, और ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास यदि हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, मास हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ हमारे पास, जैसे रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट में हमारे पास क्या होता है, मास जो होता है, फ्यूल होता है हमारे पास यहाँ पे, फ्यूल के रूप में होता है, और फ्यूल बर्न होने के कारण से उसका मास टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो मास यदि हमारे पास टाइम के साथ चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यहां पर वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट ले ली और मास हमारे पास यहां पे इस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ पे, मास हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वी कांस्टेंट है हमारे पास। और कांस्टेंट जब होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वी डी एम अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, केस 2 ले लेते हैं कि दोनों हमारे पास यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहे हो, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे वी भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा हो, ठीक है, और मास भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा हो। वी हमारे पास यहाँ पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मास भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यदि हम यहाँ पर बात करें तो जैसे x और y हमारे पास यहाँ पे t के फंक्शन है और ये प्रोडक्ट के रूप में है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस y को हम कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब यही प्रोडक्ट रूल mv के अंदर लगा दो, तो हमारे पास फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन डी टी, और ये mv। अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, m को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, मास का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। dv अपॉन dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dm अपॉन dt क्या बता रहा है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक कार है हमारे पास यहाँ पे, इस कार का मास हमारे पास यहाँ पे 1000 kg है, ये 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इंजन के कारण से ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर 1000 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन के कारण से इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमें 10 सेकंड के बाद जो है इसकी वेलोसिटी बतानी है कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्लियर। देखो यहाँ पे मास दे रखा है, दो फोर्स दे रखे हैं, एक तो इंजन एक्सर्ट कर रहा है और दूसरा फ्रिक्शन के कारण से लग रहा है, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है हमारे पास यहाँ पे 1000 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है हमारे पास यहाँ पे 500 न्यूटन। तो मैंने आप लोगों को रिजल्टेंट फोर्स निकालना सिखाया था, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो आर नेट
या हम बात करें नेट फोर्स कर देते हैं, नेट फोर्स ऑन कार, ठीक है, कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 1000 माइनस हमारे पास हो गया 500, यानी दैट मीन्स हमारे पास हो गया 500 न्यूटन का इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट मीन्स हमारे पास हो गया F इक्वल टू एम, और ये हो गया V माइनस यू अपॉन कितना हो गया? ये T हो गया, ठीक है। अब हमें V फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रख देते हैं। फोर्स हमारे पास हो गया 500, ठीक है, और मास हमारे पास हो गया 1000। V हमें फाइंड आउट करना है, U की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, और टाइम हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड। इस जीरो से इस जीरो को मैंने यहां पर क्या कर दिया, अपने पास यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और ये 100 से 500 हमारे पास यहाँ पे 5 बार कैंसिल होगा, तो 5 इक्वल टू V माइनस 10, यानी V इक्वल टू हमारे पास हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास यहां पे, इस ऑब्जेक्ट का मास मुझे पता नहीं है, इसका मास m1 मान लेते हैं। इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस 20 न्यूटन के फोर्स के कारण से इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी सेम हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, और इसके कारण से इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, यानी अपने पास यहां पे टाइट कर दिया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और सेम फोर्स मैंने यहां पर एक्सर्ट करा, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब दोनों सिस्टम को, दोनों मास को मैंने कंबाइन कर दिया और उस पर सेम न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा या सेम वैल्यू का फोर्स एक्सर्ट करा, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस केस में मुझे यहां पर फोर्स पता है, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है। अब m1 और m2 मुझे पता हो जाए तो हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर m1 और m2 की वैल्यू, ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। यानी यहां पर फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो यहां से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से मास फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाले केस में भी फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वापस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन से, यानी हमें जो ये डेटा दे रखा है, इससे हम m1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी हमारे पास क्या होगा? F इक्वल टू हमारे पास हो गया m1 इंटू a हो गया, तो m1 इक्वल टू हमारे पास कितना होगा? 20/4, यानी फोर्स की वैल्यू 20 दे रखा है, एक्सेलरेशन a दे रखा है, कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 5 kg। दोनों न्यूटन के हमारे पास यहाँ पे SI यूनिट में है, यानी ये न्यूटन के अंदर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है, तो हमारे पास मास किसके अंदर आएगा? kg के अंदर आएगा। इसी तरीके से यहां से m2 निकाले तो m2 इक्वल टू हमारे पास होगा F/A2, ठीक है, यानी अपने पास हो गया F की वैल्यू कितनी हुई? 20, A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5, यानी कितना हो गया? ये हमारे पास यहाँ पे 4 kg, ये हुआ। अब इसके लिए हम यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2, और इसको मैंने a3 ले लिया, और a3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो a3 इक्वल टू कितना होगा? a3 इक्वल टू हमारे पास हो गया फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ पे 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन दे रखा हमारे पास, ठीक है। m1 m2 हमारे पास हो गया 5 + 4, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 20/9, और SI यूनिट के अंदर दे रखा है फोर्स, और SI यूनिट के अंदर ही मास दे रखे हैं, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास SI यूनिट के अंदर ही आएगा, दैट मीन्स इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर इम्पल्स पढ़ते हैं कि इम्पल्स क्या होता है।
और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, फोर्स और टाइम के हमारे पास यदि ग्राफ दे रखा है तो हमें इम्पल्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है, और डेली लाइफ से रिलेटेड हमारे पास इम्पल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, अब इसी लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ने से पहले हमें इम्पल्सिव फोर्स पता होना चाहिए कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि बॉलर ने अपने पास क्या करा, बॉल को फेंका, और बैट्समैन ने उसको हमारे पास क्या करा, बॉल को हिट करा और 6 के लिए बाउंड्री की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास यहां पे बैट्समैन ने लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, तभी वो बाउंड्री की तरफ जा रही है 6 के लिए। ठीक है, और टाइम गैप बहुत कम था, यानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा था हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज हो और वो स्मॉल टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगता हो, एक्ट होता हो, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं यहां पर, इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, यानी यहां पे क्या हुआ, बैट्समैन ने जब हिट करा तो उसने अपने पास यहां पे अपनी पूरी ताकत को यूज करा। ठीक है, और बॉल को हमारे पास यहां पे बैट से क्या करा, बाउंड्री की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, तो बाउंड्री की तरफ पुश करने के लिए उसको लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा होगा, लेकिन बॉल जो है बहुत छोटे टाइम के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, उस बैट से, बैट के अपने पास यहाँ पे बैट के कांटेक्ट में आई होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज हो लेकिन बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगता हो, वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, और इस फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहां पे फाइनाइट मोमेंटम प्रोड्यूस कर दे, वही हमारे पास क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। ठीक है, तो इंपल्स हमारे पास क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड हमारे पास हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इज गिवन बाय I इक्वल टू फोर्स, दैट मीन्स लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स फॉर और स्मॉल टाइम। ठीक है, अब I इक्वल टू हमारे पास हो गया फोर्स इंटू डेल्टा टी, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल को मैंने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर, तो I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास इंपल्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एफ यहां पे फोर्स है, डेल्टा टी हमारे पास यहां पे शॉर्ट टाइम। ठीक है, आई यहां पे इंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट में हमारे पास फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड हो गई, न्यूटन सेकंड। ठीक है, और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट में हमारे पास फोर्स की यूनिट होती है डाइन, और टाइम की हमारे पास वापस सेकंड होगी, तो डाइन सेकंड। न्यूटन सेकंड जो होती है मोमेंटम की यूनिट भी होती है, डाइन सेकंड हमारे पास यहां पे मोमेंटम की सीजीएस यूनिट भी होती है। दैट मींस इंपल्स और मोमेंटम की हमारे पास यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया इंपल्स एंड मोमेंटम है सेम यूनिट, इंपल्स एंड मोमेंटम है सेम यूनिट। अब और आगे बढ़ते हैं हम यहां पर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करते हैं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इंपल्स इक्वल टू हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इंपल्स मोमेंटम का स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी हो गया हमारे पास यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम impulse is equal to change in momentum.
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी एक पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। एफ इक्वल टू हमारे पास होगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी इसका मतलब होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, तो हमारे पास ये हो गया एम और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हो गए। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होता है एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इस डेल्टा टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास हो गया एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास हो गया डेल्टा पी। फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स होता है, तो इस वाली टर्म को हम आई ले सकते हैं, तो आई इक्वल टू हमारे पास हो गया चेंज इन मोमेंटम, यानी आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या आई इक्वल टू मास कांस्टेंट हो गया और ये वी माइनस यू हो गया। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हो गया हमारे पास। इम्पल्स को हम यहां पे फोर्स टाइम ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास अगला टॉपिक है इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि फोर्स और टाइम के बीच में इस तरह से ग्राफ आता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ग्राफ आया हमारे पास। ठीक है, तो यदि हम इसका एरिया निकाल लें, ये एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकाल लें, ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से भी आ सकता है, ये ग्राफ इस तरीके से आया, ये फोर्स हो गया, इधर हमारे पास यहाँ पे टाइम हो गया। ठीक है, यानी हम इसका एरिया अंडर निकालें तो फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स, यानी हमारे पास हो जाएगा कि इम्पल्स इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, इम्पल्स इक्वल टू हमारे पास हो गया एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ये हमारे पास हो गया इम्पल्स हो गया, तो फोर्स टाइम ग्राफ से भी हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इम्पल्स से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल बात करते हैं कि डेली लाइफ में इम्पल्स के कहां कहां पे एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर, सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पे डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, कि जब हमारे पास क्रिकेटर जो होता है, ठीक है, क्रिकेट जब खेलते हैं हमारे पास यहाँ पे जो फील्डर होता है, बॉल को केच करते टाइम हमारे पास क्या करता है, अपने जो हैंड होते हैं इस हैंड को क्या करता है, वो पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर खींचने का मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर रहा है, और टाइम को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो बॉल उसकी हैंड पर या उसके हैंड जो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और उसके हाथ जो हैं वो हाथ क्या होंगे, इंजर्ड होने से बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम हमारे पास क्या होगा, किसी सैंड के हीप में हम जब कूदते हैं, ठीक है, जंप करते हैं, तो हमारे जो लेग होते हैं, पैर होते हैं, सैंड के अंदर धीरे धीरे मूव करते हैं। यहां पर भी क्या हुआ, टाइम की वैल्यू इंक्रीज हुई, और टाइम की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हमारे पास क्या होगा, हमने सैंड के ऊपर या सैंड ने हमारे पैर के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे कि जो इम्पल्स से रिलेटेड है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, बाकी एग्जाम्पल आप लोग मॉड्यूल से पढ़ेंगे। चलिए, अब इम्पल्स मोमेंटम से और इम्पल्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम in which a 20 Newton force produce 5 Newton second change in momentum in an object। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन, और मोमेंट चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स डेल्टा पी हमारे पास दे रखा है 5 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला आई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एफ इंटू टी। ठीक है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि इम्पल्स इक्वल टू हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास हो गया डेल्टा पी। ठीक है, मुझे डेल्टा टी फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा पी दैट मीन्स 5 अपॉन हमारे पास कितना हुआ 20 का मतलब 1/4 सेकंड। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इतने टाइम के अंदर ये फोर्स इसके अंदर इतना हमारे पास क्या करेगा चेंज इन मोमेंटम कर देगा। इधर हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम इज इन सेकंड, इधर हमारे पास फोर्स दे रखा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास यहाँ पे 2 kg है, उसकी हमें 8 सेकंड के बाद, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, फोर्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता एरिया होता है, वो एरिया हमारे पास क्या करेगा इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इम्पल्स इक्वल टू हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें 8 सेकंड तक यहां से यहां तक हमारे पास यहाँ पे कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, दैट मीन्स इंपल्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका एरिया अंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसको A1 नाम देते हैं पूरे एरिया को, और इसको मैंने A2 नाम दे दिया। ठीक है, तो इंपल्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A1, ठीक है, और प्लस A2। याद रखना है यहां पर A2 जो है ये नेगेटिव के अंदर है, ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर है, तो इस वाले एरिया को नेगेटिव लेना है। अभी मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, लेकिन ये एरिया नेगेटिव लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब ये एरिया A1 देखो, एरिया A1 हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सम ऑफ पैरेलल साइड पहले देखो, पैरेलल साइड एक तो ये हमारे पास हो गई, दूसरी ये हुई, यहां से यहां तक हमारे पास कितना हुआ ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये तो 6 हुआ, दूसरी पैरेलल साइड ये हुई हमारे पास, ये 4 है ये 2 है, तो दैट मीन्स ये 2 हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे +2 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 4 हो गई, तो ये हमने यहाँ पर इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, माइनस ले रहा हूं मैं क्योंकि मैंने क्या कहा था फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वाले एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये हमारे पास क्या है, अपने पास ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
ठीक है, यानी हमारे पास हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितना हुआ 2 हो गया, तो ये भी हमारे पास 2 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 दे रखी है मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये हमारे पास हो गया इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 हो गया। ये हमारे पास हुआ 8 इंटू 2, दैट मीन्स हमारे पास हो गया 16, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -2, दैट मीन्स ये आ गया 14 न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब इम्पल्स इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, इम्पल्स इक्वल टू हमारे पास हो गया m इंटू वी माइनस यू, यही होता है। ठीक है, तो इम्पल्स की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे 14 आ गई, मास हमारे पास दे रखा है अपने पास यहाँ पे 2 kg, v हमारे पास फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या हो गया आफ्टर 8 सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या क्या रखना है उसकी बात करते हैं हम। देखो यहाँ पर कि यदि हमें केवल 4 सेकंड के अंदर पूछता कि 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होती, तो मुझे केवल इतना एरिया निकालना होता। ठीक है, 6 सेकंड में पूछा गया होता तो मुझे यहां से यहां तक एरिया निकालना होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जितने टाइम इंटरवल में हमें वेलोसिटी पूछी है उतना ही हमें एरिया अंडर द फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमें 2 सेकंड में पूछा है कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो ये वाला एरिया निकालना है। 4 सेकंड के बाद पूछा है तो ये और ये एरिया निकालना है। 6 सेकंड के बाद पूछा है तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। थैंक यू।